स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसारते डेंगू की। एमपी के लगभग हर जिले में डेंगू की घुसपैठ हो चुकी है। ग्वालियर, मंदसौर, भोपाल जैसे शहरों में हालात और खराब है। आज चर्चा इसी मसले पर कि अगस्त से डेंगू के केस बढ़ते हैं तो पहले से क्या तैयारी की गई। डेंगू के खिलाफ एक्शन प्लान कागजों से जमीन पर नहीं उतर पाया। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास स्टाफ की कमी है। कोरोना की वजह से डेंगू पर पर्याप्त फोकस नहीं हो पाया। बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर जारी है। शहर शहर डेंगू का कहर दहशत बढ़ा रहा है। ग्वालियर, भोपाल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, हर जगह डेंगू तेजी से पैर पसारता जा रहा है। अकेले ग्वालियर में गुरुवार को 24 घंटे के भीतर 38 से ज्यादा डेंगू के केस सामने आए। वहीं भोपाल में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। मध्य प्रदेश में सितंबर के महीने से ही डेंगू का सितम बढ़ने लगा था। आंकड़ों पर गौर करें तो सितंबर महीने में मंदसौर में 1065, जबलपुर में 628, इंदौर में 400, उज्जैन में 394, रतलाम में 388, भोपाल में 364, छिंदवाड़ा में 229, नीमच में 219, ग्वालियर में 217 और आगर में 211 डेंगू के मामले सामने आए। मतलब अकेले सितंबर में मध्य प्रदेश में 3,500 से ज्यादा केस आ गए। हालांकि सरकारी आंकड़ों में अब भी ये दावा किया जा रहा है कि अब तक डेंगू से मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 मौतें हुई हैं। बहरहाल जिस तरह डेंगू एमपी में अपने पैर पसार रहा है, उससे ये समझना भी जरूरी है कि क्या इससे निपटने में कहीं कोई चूक हुई, अगर हुई तो कहां हुई। दरअसल डेंगू रोकने के एक्शन प्लान पर सवाल उठ रहे हैं। अगस्त से डेंगू मलेरिया के केस बढ़ने लगते हैं। इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग एक्शन प्लान बनाता है। इसमें पानी स्टोर करने वाले घर, छत, गमले जैसी जगहों का सर्वे होता है। सर्वे के बाद लार्वा को पनपने से रोकने के लिए दवा का छिड़काव होता है। माना जा रहा है कि एक्शन प्लान के क्रियान्वयन में खानापूर्ति की गई है। यही कारण है कि सितंबर में तेजी से डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। बहरहाल इस पर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। इस मौसम में डेंगू वायरल के केस बढ़ जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह सजग है और लगातार हम लोग पूरा सर्वे भी कर रहे हैं। पूरी टीमें हम लोगों ने बनाई हुई है और जो जिले ज़्यादा प्रभावित हैं उन्हें एक्स्ट्रा टीमें बनाकर घर घर भी सर्वे किया जा रहा है। और जो जहाँ पानी साफ पानी एकत्र हो जाता है 1 हफ्ते तक, उसमें लार्वा डेवलप होता है, उसके लिए भी वहाँ पर दवाइयों का भी छिड़काव। मध्य प्रदेश को अभी कोरोना से राहत मिली ही थी कि अब डेंगू ने डसना शुरू कर दिया। हालांकि सीएम शिवराज लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश और हिदायतें दोनों दी जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी सजग और जागरूक होना जरूरी है। बहरहाल एमपी में डेंगू की मौजूदा चाल की बात करें तो चंद सवाल भी उठते हैं। मसलन जब अगस्त से डेंगू के केस बढ़ने लगते हैं तो पहले से इसके लिए क्या तैयारी की गई थी। डेंगू के खिलाफ एक्शन प्लान क्या कागजों से जमीन पर उतर ही नहीं पाया। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास क्या स्टाफ की कमी है, या फिर कोरोना की वजह से डेंगू पर पर्याप्त फोकस नहीं हो पाया। टीम न्यूज स्टेट। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिजीत विश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। विनोद ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, शुभम भोपाल से। शुभम, भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं लगातार डेंगू के केस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां नहीं थी या फिर इसका अंदाजा लग ही नहीं पाया? देखिए, बिल्कुल प्रशासन की अगर बात करेंगे, स्वास्थ्य महकमे की भी आप बात करेंगे तो एक ही बीमारी मध्य प्रदेश में नज़र आ रही थी 2020 से लेकर अगर अब तक आप देखेंगे कि कोरोना का कहर जो है, कोरोना के मामले, अब उन मामलों को किस तरह से बढ़ने से रोका जाए। उसके बाद वैक्सीनेशन पर सरकार का फोकस हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाओ, क्योंकि एक महाअभियान था मध्य प्रदेश के 5.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना, और अब तक हम देख रहे हैं कि 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई भी जा चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं फोकस जो है वो दूसरी बीमारियों से शिफ्ट होकर कोरोना पर हो गया था। तमाम हेल्थ वर्कर्स उसमें लगा दिए गए और इसी बीच डेंगू के मामले लगातार बढ़ते चले गए। हालांकि एक्सपर्ट्स ये बात कहते हैं कि डेंगू के मामले इस बरसात के सीज़न में हमेशा ही हमें देखने को मिलते हैं, मामले बढ़ते हैं, मगर इस बार
कहीं ना कहीं उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा मामले हमें लगातार देखने को मिले हैं। हालात कुछ इस कदर हो गए हैं कि कई ज़िलों ऐसे हैं जहां पर अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है, बेड फुल हो गए हैं। तो यहाँ पर तो हम आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही थी कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर ना आ जाए, मगर कोरोना की तीसरी लहर तो नहीं है। और सिम्टम्स आप देखिए कि बुखार आना, हालांकि इसमें कई बच्चों की जो है जांच पड़ताल की गई और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें कोई बीमार हो रहा है, कोई प्रभावित हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं। किसी भी ज़िले के अस्पताल में आप देख लीजिए, डेंगू का प्रकोप बच्चों पर ज़्यादा है अगर आप तुलना करते हैं बड़ों से। तो ये चीज़ भी एक कहीं ना कहीं गौर करने वाली थी कि आखिर बच्चे ही डेंगू का शिकार क्यों हो रहे हैं। और इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमने कई बच्चों के कोविड टेस्ट भी किए हैं, मगर कोई भी जो है वो कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। दूसरा, इसको लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है। मुख्यमंत्री सबसे पहले खुद सड़क पर निकले, उन्होंने एक अभियान का नाम दिया कि डेंगू से जंग जनता के संग। मुख्यमंत्री ने हाथ में फॉगिंग मशीन भी थामी, मगर उसके बाद कहीं ना कहीं अभियान में जो तेज़ी आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब कांग्रेस की जो 2 विधायक हैं भोपाल के, एक पीसी शर्मा, एक आरिफ मसूद, वो भी अपने जन जागरण अभियान में निकल पड़े हैं। कल हमने तस्वीरें देखी थी, एक हफ्ते का दोनों ही अभियान चला रहे हैं, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, खुद फॉगिंग मशीन थामी हुई है। कई कर्मचारी भी उनके साथ होते हैं, कार्यकर्ता भी साथ होते हैं, जो घर घर तक जाते हैं और जो पानी अगर जमा है या किस तरह की सावधानियां बरतनी है सब लोगों को बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रही है और वाकई में अगर इस कोरोना से ज़्यादा अगर किसी का प्रकोप इस वक्त मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है तो वो डेंगू ही है। बिल्कुल। और अगर विनोद हम ग्वालियर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और जैसे कि शुभम बता रहे हैं, बच्चे इस बार ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। हालांकि जो तैयारी प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को पहले करनी चाहिए थी, शायद वो नहीं कर पाए। तो क्या हालात फिलहाल ग्वालियर के बने हुए हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि बीमारियों की इस समय आम लोगों पर चौतरफा मार पड़ रही है। कोरोना ने पिछले लगभग 1.5 साल से लोगों को घर से निकलने नहीं दिया और जब लोग घर से निकलना शुरू किए तो डेंगू, वायरल, ये तमाम मौसमी बीमारियां कहीं न कहीं लोगों पर कहर बनकर टूट रही हैं। जहां तक बच्चों का सवाल है तो बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं। ग्वालियर के 2 बड़े अस्पताल, आरोग्य अस्पताल और कमला राजा, इनकी ओपीडी की बात करें तो लगभग 3000 से ज्यादा मरीज रोज आ रहे हैं और ये अपने आप में इस सीजन में रिकॉर्ड बनता जा रहा है। कभी 3200, कभी 3100, कभी 3000 के आसपास। कल हमने आईसीयू को देखा था, जो कमला राजा अस्पताल में बच्चों का आईसीयू है। ये अस्पताल महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष तौर से शासन के द्वारा लगभग 100 साल पहले बनाया गया था। ये अंचल में सबसे ज्यादा ऐसा अस्पताल है जहां सबसे ज्यादा मरीज जाते हैं। वहां आईसीयू के 36 बेडों पर 80 से ज्यादा बच्चे लेटे हुए हैं। हर बेड पर 3 से 4 बच्चे और फिर बच्चों के साथ बच्चों की मां। एक बेड पर 7-7, 8-8 लोगों की तस्वीरें आईसीयू की हैं। एक नजर में देखा तो ऐसा लगा जैसा कि इंडियन रेलवे की जनरल बोगी हो। इस तरह से वहां लोग बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। व्यवस्थाएं सुधारने की कोशिश लगातार स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। 2 नए वार्ड बनाए गए हैं, 40 नए बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है और वहां कूलर पंखे लगाकर ये बेड तैयार कर दिए गए हैं। अब वहां भी भर्ती होना शुरू हो गए हैं। तो लगातार जो संख्या बढ़ रही है वो कहीं न कहीं अब एक चुनौती बनता जा रहा है शासन के लिए भी और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, क्योंकि समय रहते डेंगू को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। पूरा की पूरा अमला कोविड की वैक्सीनेशन में लगा रहा और अब जब मॉनसून बीच बीच में बारिश होती है, मॉनसून परेशान करता है, पानी भर जाता है, तो उसको रोकथाम के उपाय शासन और नगर निगम मिलकर नहीं कर पाया। यही वजह है कि ये बीमारी अब लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कोविड को अगर बात करते हैं तो कोविड पे भी लगातार प्रशासनिक अमला लगा हुआ है, लेकिन डेंगू इस समय ज्यादा टेंशन दे रहा है। जी बिल्कुल। और साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, आगे और भी दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे साथ डॉक्टर विश्नोई भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विश्नोई, ऐसे में क्या माना जाए, ये डेंगू के मामले जो लगातार बढ़े हैं और खासतौर से बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या नजर आ रहे हैं सर? देखिए मैडम, फिलहाल ये जो डेंगू की बीमारी है काफ़ी ज़्यादा फैलती चली जा रही है। अगर हम इसमें ये भी देखें कि अगर सिटी वाइज, जैसे अभी हमारे संवाददाता ग्वालियर की हालत बता रहे थे, 2 दिन पहले मैं भी ग्वालियर की सिचुएशन देख रहा था, तो जो कमला राजा हॉस्पिटल है वहाँ पे सुनने में मिल रहा था कि हर एक बेड पे 2-2 बच्चे भी लेटे हुए हैं। मतलब परसेंटेज की वाइज बात करें तो कम से कम 150% ऑफ द बेड ऑक्यूपेंसी था, मतलब 1.5 बच्चे एक बेड पे। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का एक थोड़ा सा फेलियर तो दर्शाता है,
एक तरह से ये देखा जाए कि एमपी ने रिसेंटली अभी बाढ़ की चपेट झेली है, तो जो हिस्से बाढ़ के एरिया में आए थे तो उसी वक्त प्लानिंग चालू हो जानी चाहिए थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वाटर लॉगिंग अलग अलग जगह पे होगी, और जब वाटर लॉगिंग होगी तो उसके बाद आपके ये मलेरिया के केसेस और डेंगू के केसेस बढ़ने की चांसेस होते ही होते हैं, जो कि मॉस्किटो के द्वारा होते हैं। एक पोस्ट होती है मैडम डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर करके, फिलहाल भारत में 565 जिले ऐसे हैं जहां पे ये पोस्ट है और ऑफिसर्स वर्किंग हैं इसके। तो कहीं ना कहीं हर साल जब भी इस तरह की बीमारी आती है, चाहे वो स्टार्टिंग से चिकनगुनिया आ रही हो या डेंगू मलेरिया आती है, तो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल प्रोग्राम्स का एक फेलियर भी दर्शाती है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर वाकई सोचते हुए एक प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन ये करना चाहिए। चलिए हम इस साल अगर फेल हो गए तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि अगले साल इस तरह के केसेस ना बढ़ें, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स तो अपना काम करते ही हैं और हॉस्पिटल्स में जितनी जगह वो दे रहे हैं। एक तरफ से हम देखें, हमने कहा है कि बच्चों के लिए हमने कोविड की 3rd वेव की तैयारी कर रखी थी कि 3rd वेव में बच्चे ही बच्चे आएंगे, बच्चों के ऊपर अटैक ज्यादा होएगा, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बच्चों को बेड नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोविड के मामले भी खोखले, जो आपने दावा किए थे वो भी खोखले निकलते हैं, और साथ में जो आपकी वास्तविक स्थिति है जो सालों साल से चली आ रही है उस पर भी हम कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाए हैं। तो इन दोनों ही मोर्चों पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को अब वर्क थोड़ा सा और करना चाहिए। बिल्कुल। शुभम, तो क्या माना जाए, भोपाल में भी हम देख रहे हैं मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में तैयारियां पहले तो नहीं की गई, लेकिन अब क्या कुछ किया जा सकता है? स्वास्थ्य विभाग क्या इसको लेकर कर रहा है? क्योंकि दावे बहुत किए गए थे कि कोविड को लेकर भी काफी बेड है, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ समझा जा सकता है कि इतनी तैयारियां नहीं की गई कोविड के लिहाज से भी जितनी की होनी चाहिए थी। देखिए बिल्कुल ठीक कहा। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, ये बात कह रही थी कि हमारी कोविड को लेकर पूरी तैयारियां हैं, आईसीयू की बात हो, बेड बढ़ाने की बात हो, अस्पतालों की बात हो, हर ज़िले की बात हो, हर वक्त यही दावा किया गया कि अगर जो आशंका जताई गई है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है। मगर आप देखिए कि डेंगू के ही मामले आए हैं और उसमें ही अगर बच्चे बीमार हुए हैं और उस तादाद में नहीं हुए हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात हैं तो आप कल्पना कीजिए कि अगर बदकिस्मती से कोरोना की तीसरी लहर आ जाती और बच्चे उसका शिकार हो जाते तो अस्पतालों के हालात क्या होते? ठीक उसी तरह के हालात होते जो दूसरी लहर में थे, यानी कि हम लोगों को जिस तरह से नहीं बचा पा रहे थे, कहीं ना कहीं मारामारी थी, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो कभी बेड नहीं मिल रहा था, तो अभी भी उसी तरह के हालात बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार को ध्यान देना होगा। और अभी भी आप देखिए कि ऐसा नहीं है, चूँकि जितने एक्सपर्ट से हम हमेशा से बात करते रहे कोरोना को लेकर भी, जब दूसरी लहर नहीं भी आ रही थी तब भी उनसे हमने सवाल किए थे, तो वो यही कहते थे कि कोरोना पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है, यानी हम कह नहीं सकते, बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बीमारी आगे कब आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, किस रूप में कब मामले बढ़ जाएंगे। दूसरी लहर में कई अस्पताल ऐसे थे जो सोच रहे थे कि अब हम कोविड सेंटर बंद कर देंगे क्योंकि 1-2 मामले आ रहे हैं तो हम हमारा नॉर्मल अस्पताल चलाएंगे। मगर उसके बाद मार्च के महीने में देखा कि मामले धीरे धीरे बढ़ते रहे और उसके बाद हज़ारों की तादाद में मामले बढ़ गए। तो इसी तरह से अगर अभी हम अच्छी सुविधाएं बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, बेड फुल है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की व्यवस्थाओं पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तो लगाता ही है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है कि अब काफ़ी तेज़ी के साथ जो बेड्स हैं उनकी व्यवस्था की जाए और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको तुरंत बढ़ाया जाए। विनोद, ग्वालियर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मामले हैं, अगर हम बाकी ज़िलों की बात करते हैं तो कुल मिलाकर किस तरह की तैयारी फिलहाल होती हुई दिख रही है? क्या नगर निगम एक्टिव दिख रहा है? क्या स्वास्थ्य विभाग अब तेज़ी से काम कर रहा है? आने वाले समय में जो चुनौती आ चुकी है उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, डेंगू, मलेरिया या मौसमी बीमारियों की हम बात करें तो 2 विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो स्वास्थ्य विभाग का मलेरिया डिपार्टमेंट और दूसरा नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि नगर निगम अपने तरीके से अपने कर्मचारियों के द्वारा जगह जगह छिड़काव करवाता है, जहां भी वाटर लॉगिंग या पानी की समस्या हो, जहां पानी भरा रहता है, पानी ठहर जाता है। और इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग लगातार मलेरिया और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए लगभग 3 महीने काम करता है। लेकिन हमने ये देखा कि जब से मानसून आता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब तो अक्टूबर आ गया, इस पूरे सीजन में महज अगर 1 हफ्ते की बात छोड़ दी जाए, जब से डेंगू के मरीज और वायरल फीवर के मरीज बढ़ने लगे हैं, तो हमें कहीं कहीं छिड़काव दिखने लगा है, वो भी उन जगहों पर जहां निगम के कमिश्नर विजिट करने जाते हैं या प्रशासनिक पूरा अमला अभी इस समय डेंगू के खिलाफ अभियान चला रहा है, तो वहां हमको
दवाइयों का छिड़काव, साफ सफाई, ये सारी चीजें तस्वीरों नजर आ जाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पूरे जिले की या पूरे संभाग की, तो ये महज एक औपचारिकता और खानापूर्ति होती है। जगह जगह ना तो कभी फॉगिंग होती है और ना ही हर गांव हर वार्ड में दवाइयों के छिड़काव किए जाते हैं। कभी होता था, लेकिन अब आजकल इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखाई देती और यही वजह है कि आम आदमी इन सारी चीजों से जागरूक बहुत नहीं हो पाता है और देखते ही देखते ये जो भी वायरल जैसी बीमारियां हैं वो उसे जकड़ लेती है, फिर उसे अस्पताल तक आखिरकार मजबूरी में जाना पड़ता है। तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और निगम ये समय रहते अगर इस पर कंट्रोल कर लेता तो शायद इस तरह के हालात आज नहीं बिगड़ते। बिल्कुल। डॉक्टर बिश्नोई, फिलहाल अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो क्या लक्षण इसके होते हैं और किस तरह से बचाव करना है, आपको सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, डेंगू के जो लक्षण होते हैं वो अक्सर ये तेज बुखार आता है, फीवर आपका 103-104 डिग्री तक भी आराम से जा सकता है, कई बार थोड़ा बहुत इससे ज्यादा भी बढ़ता है। इसके साथ शरीर में वीकनेस के साथ कपउल्टी भी आती है। बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों में कई बार सर दर्द की कंप्लेंट के साथ में उनका पेट खराब होना भी देखा गया है। बच्चे अक्सर डेंगू के साथ जो हेमरेजिक शॉक जोड़ा रहता है उससे कंपैरेटिवली बड़ों के मुकाबले ज्यादा रिस्क पे रहते हैं। तो बच्चों की एक्टिविटी में यदि कमी आ रही हो, उनका खाना पीना अफेक्ट हो रहा हो, तो उनको उनके जो भी पीडियाट्रिशियन है उनसे मिलवाएं और प्रॉपर जांचें करवाएं। साथ में इसमें जब आपने बात करी प्रिकॉशन की, तो जब ये मच्छरों का सीजन चलता रहता है तो ऐसे टाइम पे हमें प्रिकॉशंस के तौर पे फुल पैंट और फुल शर्ट पहनना चाहिए ताकि मच्छरों के काटने से बचा जाए। रात में सोते वक्त या तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा के सोएं या फिर मच्छरदानी जैसी चीजों का उपयोग करें जो कि ज्यादा कारगर होती हैं। इसके अलावा अगर सामूहिक तौर पे देखा जाए तो मुझे लगता है जैसे अभी स्वास्थ्य विभाग ने जो स्कूल्स वगैरह खोलने के लिए अब अनुमति दे दी है, तो मुझे लगता है स्कूल्स को भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप पर्टिकुलरली अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अगर कहीं पे भी वाटर लॉगिंग हो तो या तो उसको स्वयं दूर करें या फिर अपने नगर निगम को जानकारी दे करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ इलाज करवाएं। तो इस तरह से हम ओवरऑल अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम डेंगू से ज्यादा बेहतर तरह से लड़ पाएंगे। डॉक्टर बिश्नोई, और इसमें देखा जाता है प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, ऐसे में ऐसी स्थिति ना हो पाए उसके लिए किस तरह से डाइट होनी चाहिए या क्या कुछ खाना चाहिए? डाइट में मैडम इसमें दूध काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में जो ताजे फल और सब्जियां होते हैं, फल में खासतौर से वो जो विटामिन सी रिच ब्लड होते हैं जो सिट्रस फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, जैसे मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, ये काफी अच्छे रहते हैं। सब्जियों में ब्रोकली, पालक, ये काफी अच्छे होते हैं और फलों में खासतौर से जैसे पपीता देखा गया है काफी अच्छा होता है। आयुर्वेदिक या नेचुरल थेरेपी उसको बोल सकते हैं कि पपीते के पत्ते का रस जो रहता है वो भी काफी अच्छा होता है। आजकल ये आपके छोटे छोटे कैप्सूल्स के फॉर्म में भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये कैप्सूल्स भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। ये सब चीजें अगर आप प्रॉपर रखेंगे तो आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो बढ़ने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। जी। एक और चीज कि डेंगू से जो प्लेटलेट कम होते हैं वो अक्सर आपके तीसरे चौथे दिन के बाद से कम होते हैं और 5वें चिंता में नहीं आई है। कई बार डॉक्टर उसको अलग अलग दिन रिपीट करने को बोलते हैं, या तो अगले दिन ही या फिर ऑल्टरनेट डे, तो उस पर रिपोर्ट चेक कराइए। इस बीच में अपने पानी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ा के रखिए, जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ शुभम भी जुड़े हुए हैं। शुभम, तो अब ये सिर्फ सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य विभाग को एक तैयारी फिलहाल करनी चाहिए, इसके साथ साथ लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। नगर निगम फिलहाल किस तरह से यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा है, क्या लोग जागरूक होते हुए दिख रहे हैं शुभम? क्योंकि अब समय नहीं है ज्यादा और मामले अगर बढ़ते हैं तो वो एक साथ फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, फिर उन पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में लोगों को खुद भी अपनी सेफ्टी बरतनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो अगर हम कोरोना में जो हमने चीज़ें देखी कि लोग कितनी सावधानी बरत रहे हैं, यानी कि अगर आपसे कहा गया है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, अब ये चीज़ों का आप पालन नहीं करते हैं, उसके बाद आप कोरोना संक्रमित हो जाते हैं और उसका आरोप कहीं ना कहीं सरकार पर लगाते हैं कि सरकार का काम ये है कि वो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दे सके। अगर आप अस्पताल में जा रहे हैं तो आपका इलाज सही ढंग से हो सके, वहाँ पर यह ना हो कि आपको बेड ना मिले। ठीक इसी तरह अगर आप डेंगू में देखेंगे तो
डेंगू को लेकर जो लोगों को मन में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गंदगी से डेंगू हो रहा है, तो ये इसके बिल्कुल विपरीत है, उलट है। आप देखिए कि घर में अगर साफ़ स्वच्छ पानी है आपके यहाँ और वो बीते 10-15 दिनों से जमा है, उदाहरण के तौर पर कूलर का पानी है, अभी चूँकि उमस हो रही है, बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 10-15 दिन से अगर उस पानी को खाली नहीं किया है आपने, तो वहाँ से डेंगू का लार्वा पनप सकता है। पक्षियों को अगर आप पानी पिला रहे हैं अपनी छत पर, वो पॉट अगर आपने रखा है उसे खाली नहीं किया है, बारिश का पानी वहाँ पर जम जाता है। 5 दिन तक बारिश का पानी रहा, 6 दिन बाद बारिश हुई तो वो पानी वहीं पर रहता है, वहाँ से लार्वा पनप सकता है। कोई फ्लावर पॉट है आपके पास, उसका पानी आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो लोगों को ही सावधानी इसकी बरतनी होगी, क्योंकि नगर निगम की टीम जो है हर घर पर नहीं जा सकती, हर घर में जाकर चेकिंग नहीं कर सकती कि आप लोगों ने क्या रखा है। एक अभियान ज़रूर चला रहे हैं, जन जागरण अभियान, और ये आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से चल रहा है कि आपको किस तरह की सावधानियाँ बरतनी है। तो सिर्फ और सिर्फ हम ये कहें कि सरकार और नगर निगम या ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, लोगों को भी अवेयरनेस रखनी होगी, अपने घर में इस तरह की सावधानियां बरतें और ताकि हम डेंगू को बढ़ने से, फैलने से रोक सकें। जी विनोद, आप क्या देख पा रहे हैं ग्वालियर में, क्या वाकई लोग अब जागरूक होने लगे हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग खुद ही अपने घरों की सफाई करना शुरू कर दें। अगर लगता है कि कहीं पानी जमा है, लार्वा इकट्ठा हो रहा है, तो उसे तुरंत वहां से हटाया जाए। क्या ऐसा होता हुआ दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए डेंगू को लेकर लोग ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हों, लोग जानते हैं और ज्यादातर लोगों से अगर पूछिए कि डेंगू कैसे फैलता है तो वो उसका जवाब भी दे देते हैं। बावजूद इसके लोग कुछ ऐसी जगह हैं जिसको लेके लापरवाही करते हैं। जैसे छतों पे अगर आप चले जाइए तो सामान्य तौर पे अपने छतों पे पहली दूसरी मंजिल पे लोग घूमते हैं तो साफ सफाई रखते हैं, लेकिन जहाँ सीढ़ियाँ बनी होती हैं उसकी सीढ़ियों के ऊपर जो कवर्ड शेड होते हैं, जहाँ घर का पुराना सामान डाला रहता है वहाँ पानी भरा मिलता है। पुराने टीन, टपरे, प्लास्टिक के डब्बे, इनमें पानी भरा मिलता है। तो ये वो जगह है जहाँ लार्वा पनपता है। इसी तरह तमाम, चाहे वो सरकारी दफ्तर हों, लोगों के घर हों, जो घरों के पीछे की छोटी छोटी गलियां होती हैं वहां नालियां चौक मिलती हैं। सरकारी दफ्तरों में जहां कचरा फेंका जाता है वहां इस तरह से गंदगी दिखाई देती है। तो इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। सामान्य तौर पे लोग ये करते हैं कि जहां रहते हैं, जो उनके आसपास वाला एरिया है उसको तो साफ कर लेते हैं, लेकिन ठीक उसके पीछे 5-10 फीट की दूरी पर जहां गंदगी पड़ी रहती है, जो उनकी नज़र में नहीं आती, लेकिन उसको ढूंढा जाए तो निश्चित रूप से बीमारियों की जड़ें वहाँ मिलती हैं। ऐसी जगहों पर गौर करने की ज़रूरत है। और ऐसी वो जगह हैं जहाँ लोग जानते हैं कि बीमारियाँ फैलने वाले लार्वा पनप सकता है, लेकिन उसको साफ सफाई नहीं करते हैं। वहीं से तो ये लार्वा पैदा होता है, वहीं से मच्छर पैदा होती है। महज घर में या घर के सामने जो हमें चीजें अच्छी और सुंदर दिख रही हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला। एक बार लोगों को अपनी छतों की सीढ़ियों के ऊपर वाली छोटी शेड पे चढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। अपने घर के पीछे वाली जगह पे देखना चाहिए जहां लोग निकलते नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर विश्नोई, अगर हम डेंगू बुखार की बात करते हैं, मलेरिया और चिकनगुनिया भी अब लगातार फैल रहे हैं, तो ऐसे में इनकी पहचान कैसे होगी? अगर किसी को बुखार आता है वो कैसे समझे कि उसे कौन सा बुखार आया है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है या डेंगू है? देखिए मैडम, बेसिक ये जो बुखार होते हैं ये अक्सर सुबह के टाइम पे ज़्यादा आते हैं। चिकनगुनिया में तो फिर भी आपको जोड़ों का दर्द होता है और ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो छोटे जॉइंट्स है या बड़े जॉइंट्स है उसको मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। हालांकि अब जो नया चिकनगुनिया होने लग गया उसमें जोड़ों का दर्द कम हो गया है और बुखार की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। इसके विपरीत जब हम डेंगू देखते हैं तो डेंगू को बोला जाता है ब्रेक बोन फीवर। ऐसा लगता है कि आपके हाथ पांव में दर्द है और ये अंदर की तरफ से आ रहा है, जैसे हड्डियों के अंदर दर्द हो रहा है। कई बार ऐसा भी लगता है कि आंखों के पीछे दर्द आपके पास निकल रहा है तो आंख दबाने की इच्छा होती है। जबकि मलेरिया जो है वो सिर्फ थोड़ा कपकपी देके बुखार आता है और अक्सर मलेरिया का बुखार देखा जाता है कि सुबह 4-5 बजे के आसपास ज्यादा बढ़ता है। खैर, इसको ज्यादा समझने से अच्छा है कि अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, ब्लड टेस्ट करवाएं और फिर फाइनल नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि कई बार सारे सिम्टम्स सब मरीज में निकल के आना उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो इट इज बेटर कि हम आज की तारीख में जब ब्लड टेस्ट सब जगह उपलब्ध है तो उसके ऊपर निर्भर हुए। जी डॉक्टर विश्नोई, और ऐसे में कोविड के मामले भी हम देख रहे थे कि प्रदेश में आ रहे हैं, तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं?
कोविड के बुखार में अक्सर अभी जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा हाई ग्रेड नहीं जा रहा है, साथ में इसके साथ आपका जैसे स्मेल का या टेस्ट की जो फीलिंग है वो चली जाती है जी। और इसके अलावा इसमें सांस लेने में भी तकलीफ होती है। पल्स ऑक्सीजन जो मेजर करते हैं SpO2 जिसको बोला जाता है, अक्सर उसमें भी कमी देखी जाती है। तो ये वाले लक्षण जो है आपको वो कोविड की तरफ ज्यादा ले जाते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए। RT-PCR करा करके आपको कंफर्म करना चाहिए। बिल्कुल, तो इस तरह के अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं किसी को भी तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है शुरुआती लक्षणों को पहचानना और उसके बाद ट्रीटमेंट का शुरू होना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।